गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं आपको बायोलॉजी क्विक रिवीजन करवाऊंगा जिसमें आपके टेट एग्ज़ाम के बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। तो हम जूलॉजी के कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो इनमें हम जो है एनिमल टिश्यूज़, ह्यूमन ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ करेंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। लंबा हो सकता है थोड़ा वीडियो, तो माइंड मत कीजिएगा, आपको थोड़ा सा नेट पैक यूज़ करना पड़ेगा अपना। तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि क्या क्या किस टॉपिक में से आएगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं। एनिमल टिश्यूज़, तो यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ में जितने भी एनिमल टिश्यूज़ के आते हैं, जैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू आता है, फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है, फिर आपका मस्कुलर टिश्यू आता है, फिर आपका नर्वस टिश्यू आता है। तो इनमें हमने एनिमल के टिश्यू करने हैं। तो ये 4 एनिमल टिश्यूज़ थे। तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो आपके स्किन के अपर लेयर पर होते हैं, एपिथेलियल लेयर पर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, जो आपके फ्री सरफेस, इंटरनल जो आपकी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो और जो रिसीव भी करते हैं नॉरिशमेंट को। ठीक है, तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं और ये कवर करने का काम करते हैं या किसी सरफेस को लिनिंग करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आपका स्किन है, ये एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू है। इंटेस्टाइन है आपका, फिर आपका ग्लैंड हो गया, फिर आपका कोई भी फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, फिर आपका नेसल पैसेज हो गया, फिर ब्रोंकियल्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सब आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, सेकंड आपका टिश्यू है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, ये आपके टिश्यू को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू ये आपका फैट से रिलेटेड टिश्यू है और ये स्किन के अंदर होता है। ठीक है, उसी तरह से लिगामेंट है, लिगामेंट आपका बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, तो ये आपको कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये इसमें जो है आपका कार्टिलेज आ जाता है और बोन आ जाती है या फिर ब्लड आ जाता है। तो ये आपके तीनों ही जो है कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, ब्लड इज़ जो ओनली टिश्यू है ऐसा जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहता है। तीसरा मस्कुलर टिश्यू आता है आपका। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को हम 3 तरह से बोलेंगे, अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड और कार्डियक। ठीक है, अनस्ट्राइप्ड जो होते हैं वो आपके इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, जैसे आपकी आंत की मसल्स होती है, एलिमेंट्री कैनाल की, रेक्टम की, यूरेटर की ब्लड वेसल्स होती है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि खुद ब खुद काम करती है। इस पर माइंड का काम नहीं होता चलता, आपको पता नहीं लगता कि कोई हमारे अंदर रिएक्शन हो रही है। जो स्ट्राइप्ड होती है वो वॉलंटरी मसल्स होती है, वॉलंटरी एक्शन शो करती है, यानी कि जिसके बारे में आप पहले सोचेंगे भाई हमने ये रिएक्शन करनी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होगी आपकी, रेक्टम होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगी, सब ये इनवॉलंटरी मसल है। उसी तरह से स्ट्राइप्ड और वॉलंटरी मसल्स कौन सी होगी, जितनी भी बोन्स है वो आपकी वो स्ट्राइप्ड मसल्स हैं। और कार्डियक आपको पता ही है कि कार्डियक में आपकी जितने भी मसल्स आ जाती है आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने वाली, ठीक है, हार्ट की जितनी मसल्स आ जाती है, और जो टोटल मसल्स होती है वो 639 मसल्स होती है, और जो लार्जेस्ट मसल होती है वो होती है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस, ये लार्जेस्ट वो है। ठीक है, और ये मसल जो है ये हिप के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो जो स्मॉलेस्ट मसल होती है आपकी वो होती है स्टेपेडियस होती है। तो ये आपके क्विक रीजन के लिए चैप्टर्स हैं। तो नर्वस टिश्यू आपका जो है आपको पता होना चाहिए, चौथा नर्वस टिश्यू होता है, तो ये नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेनली इसके बारे में आप याद रखो, और इसमें न्यूरोग्लिया और नर्व गैंग्लिया होते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ह्यूमन ब्लड है। ह्यूमन ब्लड को हम देखते हैं कि ब्लड जो है एक तरह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हमने बात करी है। ठीक है, और जो ब्लड की क्वांटिटी है हमारे पास, तो उसका 7% है, और जो आपका 7.4% है उसका पीएच है, और ब्लड की जो एवरेज लीटर में होती है वो आपकी 5 to 6 लीटर्स जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है, तो हम ब्लड को जो है 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ब्लड में जो है आपका जो लिक्विड पार्ट है वो आपका प्लाज्मा है। तो जो 60% जो ब्लड का भाग है, ठीक है, तो वो आपका प्लाज्मा ही घेरता है। तो इस प्लाज्मा में क्या होता है, आपका 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट होता है, और 1% जो है आपका 0.1% आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्लाज्मा का काम क्या है आपका,
जितना भी आपका डाइजेस्टेड फूड है या हार्मोन्स है या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। एक चीज़ याद रखें, सीरम। सीरम क्या है? ये जब फाइब्रोनोजन और प्रोटीन को हम प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो वो तो वो क्या बचता है आपका, वापस सीरम बचता है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं ब्लड कॉर्पुजल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पुजल्स में आपको याद रखना है कि आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसीज को आप क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। डब्ल्यूबीसीज को आप क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। और आपका ब्लड प्लेटलेट्स आपको के थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आरबीसीज जो है वो बोन मैरो में बनता है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और जो आरबीसी रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो स्प्लीन के अंदर उसका ग्रेवयार्ड होता है। और आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आरबीसी जो है वो आपका रेड कलर देता है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स देता है। इसके पास एक स्पेशल आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीम। हीम बोलते हैं उसको। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो वो जब हीमोग्लोबिन से हीम बनता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? हेमेटिन बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या ल्यूकोसाइट बोल देता है। तो इसकी भी जो वो है, ये भी कहाँ बनता है? आपका बोन मैरो में ही बनता है। ठीक है, और इसका जो स्टोर हाउस है वो भी आपका स्प्लीन ही है। ठीक है, 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, इसकी लाइफ पीरियड इतनी है। अगर पूछा जाए कि रेशो क्या है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, तो रेशो है आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, वो है आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की 600:1। ये आरबीसी की रेशो है और ये डब्ल्यूबीसी की रेशो है। 600:1 इसकी रेशो है। उसी तरह से थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। इनका भी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? आपका बोन मैरो में ही हो रहा है। पर इसके पास नो न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। याद रखें, आरबीसी के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका जो लाइफ स्पैन है आपका 3 to 5 डेज़ ही है। ठीक है, और ये भी जो है स्टोर जो है वो स्प्लीन में ही होता है। तो स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं या फिर ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो काम है ब्लड प्लेटलेट्स का, वो आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में है। ठीक है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है वो आपका फाइब्रिनोजन, और जो इसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, वो है आपका हेपरिन। तो याद रखें कि पहले फाइब्रिनोजन काम करेगा, फिर उसको हेपरिन काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका एंटीजन वगैरह पूछ लिया, अब ब्लड ग्रुप पूछ लिए, मान लीजिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है और ए बी है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। तो देखिए यहाँ पे जिसके पास एंटीजन ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास एंटीजन ए होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, विपरीत। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ से याद रखना है। ए बी में आपके पास एंटीजन ए होगा और बी होगा, लेकिन वहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर ओ में एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपके ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता? ओ पॉजिटिव ब्लड में, ओ ग्रुप में। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट नहीं होती? वो आपकी ए बी में अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ओ मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। और ए बी जो है ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से RH फैक्टर आपको याद रखना है। RH फैक्टर में कुछ नहीं है, रिसर्च फैक्टर बोलते हैं। एक तरह से एंटीजन ही है, ब्लड का है। और इसको 1940 में लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोज किया था। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोज किया था। इसको याद रखना है, रिसर्च मोंकी इसको बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक चीज़ आप ये याद रखें कि एक डिजीज़ हो जाती है किसी को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
ठीक है, किसी का पेट में बच्चा मर जाता है या फिर फिटलिस बोल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फादर का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव होता है और मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव होता है, एंटीजन नेगेटिव होता है। तो उस वजह से जो है वो या तो बर्थ के समय पे ही बच्चा मर जाता है या फिर जो है कुछ समय बाद जो है एक्सपेक्टेड जो है कुछ दिनों बाद बच्चा मर जाता है या फिर उसको जॉन्डिस नामक की बीमारी हो जाती है। उसी तरह से हीमोलिम्फ आपको याद रखना है। हीमोलिम्फ आपका जो ब्लड फ्लूइड है आपका आर्थ्रोपोड में तो वो कलरलेस जो है होता है प्लाज्मा वहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो अभी हमने जो है ब्लड किया और टिश्यूज़ किए, तो हम करते हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो है टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास 5 फेज़ होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ है आपका इंजेशन, सेकंड फेज़ है आपका डाइजेशन, थर्ड फेज़ है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फोर्थ फेज़ है आपका एसिमिलेशन, ठीक है, एंड फिफ्थ फेज़ है आपका यहाँ पे डिफिकेशन। तो ये क्रम पूछा जाता है कि फर्स्ट फेज़ कौन सा, इंजेशन, सेकंड फेज़ आपका डाइजेशन, थर्ड फेज़ आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ फेज़ एसिमिलेशन और फिफ्थ फेज़ डिफिकेशन। तो ये 5 फेज़ आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट फेज़ की ओर चलते हैं। इंजेशन क्या होता है? जब आप इनटेक करेंगे फूड को, इनटेक कहाँ से करेंगे फूड को? आप माउथ से, तो वो आपका इंजेशन होता है। दूसरा, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जो है डाइजेशन होती है और वो किसकी वजह से होती है? आपके जितने भी सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको पैराटिड और सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलरी आपको याद रखने हैं। तो वहाँ पर 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और माल्टेज। ये 2 एंजाइम हैं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट में को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। या फिर अमाइलेज याद रखना है आपको, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ह्यूमन सिक्रीशन में आपका सलाइवा जो है आपका 1.5 लीटर पर डे जो है अप्रॉक्स है, 1.5 लीटर पर डे एक्सप्रोक्स है। और जो नेचर होता है सलाइवा का वो जनरली एसिड होता है और पीएच होता है इसका 6.8, ठीक है। तो ये पीएच पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद जो है माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। उसके बाद ओइसोफेगस की मदद से आपका स्टमक में जो है फूड जाता है। स्टमक में याद रखें कि प्रोटीन का डाइजेशन भी वहाँ हो जाता है और जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी वहाँ पे हो जाता है। तो डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट हो गया है? स्टमक में स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड स्टेप हम स्टमक की ओर चलते हैं। तो आफ्टर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, जैसे ही आपका जो स्टमक में खाना चल जाता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। और मेन एक तरह से एसिडिक मीडियम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं वो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो HCl जो है आपका कौन सा सेल्स निकालते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। और वो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है और उससे एसिडिक मीडियम जो है दिया जाता है। तो जो स्टमक में जो आपके 2 तरह के एंजाइम हैं, ठीक है, एक टाइलिन था जिसने जो है कार्बोहाइड्रेट की जो है रिएक्शन थी, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन था वो ख़त्म कर दिया था आपका सलाइवा में ही अंदर। तो अब जो यहाँ पर 2 एंजाइम आ रहे हैं वो आपका पेप्सिन रेनिन आ रहे हैं, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन आपको ये स्टमक में होते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स में, ठीक है। और रेनिन क्या है यहाँ पे? ये कैसिनोजन को कैसीन में तोड़ेगा, ठीक है, कैसिनोजन को कैसीन में तोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है स्टमक में आपको याद रखना है कि आपका प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद आती है ड्यूडेनम की बात। ड्यूडेनम में जो है आपको एक तरह से याद रखना है कि लीवर से आपका बाइल जूस भी आता है और इधर से आपका जो है फूड भी जाता है। फूड में ये जो जनरली होता है एसिडिक मीडियम होता है, तो बाइल जूस का काम क्या है? वो उसको अल्कलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है, थोड़ा बेसिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे ये वो सारा प्रोग्रेस कहाँ होता है? ड्यूडेनम में ही होता है। तो ड्यूडेनम में ही होता है, तो एसिडिक मीडियम को यहाँ पे बाइल जूस जो है वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ड्यूडेनम में ही बाइल जूस आता है और ड्यूडेनम में ही आपका पैनक्रेटिक जूस भी आता है, पैनक्रेटिक जूस। और पैनक्रेटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो वो याद रखने हैं आपको, जैसे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये आपका प्रोटीन से पेप्टोन्स जो बन रहा था आपका ऊपर, तो उसको
पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। किस में? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा। और लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है कोई भी फैट आ रहा है उसको ग्लिसरॉल में या फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बाइल जूस में जो है फैट भी आएगा थोड़ा सा। उसके बाद अल्कलाइन मीडियम जब हो जाएगा तो उसके बाद वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जो देखिए डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। जो थर्ड प्रोसेस है इसकी, सेकंड प्रोसेस है वो डाइजेशन की, वो कंप्लीट हो जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो स्टेप चलता है एब्जॉर्प्शन का स्टेप चलता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर होता है, विलाई का स्ट्रक्चर, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। वहाँ पर लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी, तो उसमें अंदर एक विलाई का स्ट्रक्चर होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन का हेल्प करता है। तो उसके पास भी कुछ एंजाइम्स होते होंगे जिसकी मदद से वो करता है। तो देखिए इरिप्सिन एंजाइम होता है उसके पास। दूसरा होता है माल्टेज एंजाइम। तीसरा होता है आपका सुक्रेज एंजाइम। फोर्थ होता है आपका लैक्टेज एंजाइम। फिफ्थ होता है लाइपेज एंजाइम। तो इरिप्सिन एंजाइम याद रखें कि जो प्रोटीन और पेप्टोन्स बन रहा है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किसमें? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम? इरिप्सिन एंजाइम। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, सुक्रेज, ठीक है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो लैक्टेज है लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो है वही इमल्सिफाइड करता है फैट्स को, अगर फैट्स आ गया है, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अल्कलाइन नेचर देते हैं उसको। जितने भी इंटेस्टाइनल जूस हैं वो आपके अल्कलाइन नेचर देते हैं इसको, पूरे मीडियम को, ठीक है। तो उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है कि वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, साथ साथ विटामिन के का एब्जॉर्प्शन भी होता है कोलोन में, ठीक है, कोलोन में, ठीक है। रेक्टम ये आपको याद रखना है, रेक्टम में आपके जितने भी फीसिस हैं वो स्टोर होते हैं और अनस से जो है बाहर हो जाता है। तो थर्ड स्टेप जो है आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो विलाई की मदद से ब्लड में भी जो है फूड को पहुंचाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो है मेनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फोर्थ स्टेप आपका एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन में क्या होगा आपका? जितना भी अब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपका बॉडी को मिल जाएगा। फिफ्थ जो है आपका डिफिकेशन में क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में जाएगा और फेसिस के रूप में बना रहेगा और वहाँ पर रेक्टम में स्टोर होगा और अनस के थ्रू जो है वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाइजेशन की जो है प्रोसेसेस करी। तो एक बार मैं आपको सलाइवा के जो है एंजाइम्स बताता हूँ, टाइलिन एंजाइम और माल्टेज एंजाइम, ठीक है। और उसी तरह से गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम यानी कि स्टमक के एंजाइम्स पेप्सिन और रेनिन। फिर पैनक्रेटिक जूस के ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। इंटेस्टाइनल जूस के इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। तो ये आपको याद रखने एंजाइम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, और 1.5 to 2 किलोग्राम जो है इसका वेट होता है। तो जो बाइल होता है आपका, जो अल्कलाइन मीडियम देता है आपको बॉडी को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम फूड को, तो वो बाइल जो है सिक्रीट होता है आपका लीवर से ही। और ये स्टोर कहाँ होता है? आपका गॉल ब्लैडर में ही, जो आपका गॉल पित्त की थैली बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसको आपको ने याद रखना है। तो जो लीवर का काम है, सबसे पहला ये अमोनिया, जितना भी अमीनो एसिड है उससे अमोनिया बनता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन प्रोसेस से आपका अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है। फिर आप याद रखें अमोनिया से यूरिया बनता है, यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। तो यूरिया के लिए ऑर्निथिन साइकिल यूज़ होती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जितना भी यूरिया है वो आपका किडनी के थ्रू जो है बाहर हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी लीवर जो है वो आपके प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, ठीक है। लीवर का काम क्या है कि वो प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट जो है एक्सेस होता है तो ग्लूकोज को उसमें वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन है आपका वो कहाँ स्टोर होता है? आपका हेपेटिक सेल में,
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हेपेटिक सेल कहाँ होता है और हेपेटिक नर्व कहाँ होती है, आपकी लीवर में ही होती है। ठीक है। तो ये अगर देखो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लीवर कर देगा उसको। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की, तो प्रोटीन्स जो है पड़े हुए हैं जो लीवर के पास, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि फाइब्रिनोजन जो है आपका यहीं पे फॉर्म होता है और इसका काम क्या है, क्लॉटिंग करना ब्लड की। और हेपरिन भी जो है वही यहीं पे फॉर्म होता है, वो उसका काम क्या है, प्रिवेंट करना क्लॉटिंग को। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। और आरबीसीज जितने भी हैं वो लीवर द्वारा डिस्ट्रॉय की जाते हैं और उसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फेसिस हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो येलो कलर का होता है। और येलो कलर का जो यूरिन होता है आपका यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो आरबीसीज जो डिस्ट्रॉय आरबीसीज है वो आपके कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन का है आपका लीवर के अंदर होता है। तो इसको स्प्लीन को जो है स्टोरेज हाउस ऑफ द आरबीसीज भी बोलते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे किसी ने पॉइजन खाया होता है, ठीक है, तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसका जो सबसे पहले जो ऑर्गन होता है वो लीवर ही चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें पॉइजन जो आ जाता है। ठीक है। गॉल ब्लैडर आपको याद रखना है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपको याद रखना है कि गॉल ब्लैडर आपका एक तरह से पियर शेप्ड सैक है और वो बाइल को स्टोर करता है। ठीक है। बाइल जूस को स्टोर करता है और ये जितना भी बाइल आता है वो गॉल ब्लैडर से ही आता है, ड्यूडेनम में। ठीक है। तो जो बाइल की जो आपकी पीएच होती है, पीएच याद रखनी है आपने इसकी 7.7। तो ये अल्कलाइन मीडियम है, पीएच वो आपका बेसिक मीडियम है। ठीक है। और इसमें जो है 85% वाटर होता है और आपका 12% आपका बाइल होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। जैसे अब हम पैनक्रियाज की ओर चलते हैं। पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज से आप यहाँ पर देखें कि ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है। और इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 टू 8.3 पीएच वैल्यू है। तो ये भी आपका अल्कलाइन मीडियम फूड को देता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसका एक स्पेशल ऑर्गन होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके पास 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। ठीक है। बीटा सेल्स जो है वो आपके इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और आपका जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं और आपका गामा सेल्स हैं वो आपके सोमेटोस्टैटिन। ठीक है। तो अल्फ़ा सेल्स आपके ग्लूकागोन, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन और गामा सेल्स आपके सोमेटोस्टैटिन आपके रिलीज़ करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है आपने। जब डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की तो डायबिटीज़ होती है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब आपका ब्लड में इंसुलिन जो है एक्सेसिव फ्लो करता है तो आपकी क्या बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है शरीर में। ठीक है। जब एक्सेसिव फ्लो करेगा इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो हाइपो मतलब लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। और जब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये आपको 2 डिजीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्लूकागोन याद रखना है आपको। ग्लूकागोन जब आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है। और सोमेटोस्टैटिन याद रखना है आपको। सोमेटोस्टैटिन जो है आपका एक तरह से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और ये एसिमिलेशन ऑफ फूड को हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या देखना है, आपको जनरली हार्ट देखना है, आर्टरीज़ देखनी है, वीन्स देखनी है। ठीक है। आर्टरीज़ का काम क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, प्योर ब्लड ले जाना। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना वीन्स का काम है। एक आर्टरी ऐसी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। वो आपका क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और एक पल्मोनरी वीन है वो आपका ऑक्सीजनेटेड
ब्लड दे जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेट आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट ऑर्टिकल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर मान लो ये लंग्स है, ये हार्ट है आपका पूरा। तो ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट ऑरिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर बीच में इनके दोनों के राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व और इनके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स में आपका इम्प्योर ब्लड ले जा रही है। ठीक है, और यहाँ से प्योर होके वो लेफ़्ट ऑरिकल में जा रहा है, किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन से। तो देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट ऑरिकल से और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे जाती है। ठीक है, और लंग्स में जाके वो प्योर होता है और वापस जो है वो पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाता है। तो यहाँ पर याद रखें, इस पोर्शन पे आपका राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड होता है और इस पोर्शन पे आपका प्योर ब्लड होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट ऑरिकल के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से हम यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं कि एसए नोड वगैरह, जो आपका एसए नोड होता है वो राइट ऑरिकल के इस पोर्शन पे होता है। फिर आपका एवी नोड होता है। ठीक है, फिर आपका परकिंज फाइबर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा आपको ये याद रखना है कि ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब होती है हार्ट की, और एक डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि रिलैक्सेशन होती है जब हार्ट की, तो उसमें ये काम आते हैं। तो जो साउंड होती है हार्ट की लब डब की, तो वो वहाँ पर काम होता है। तो लब जब साउंड निकलती है वो सिस्टोल के समय पे निकलती है और डब जो साउंड होती है डायस्टोल के समय पे निकलती है। तो ये सारी जो 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 आपकी नोट्स हैं ये आपके सारी याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो आपका एसए नोड होता है उसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड, इसको बोलते हैं पेस मेकर। और जो एवी नोड होता है उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है, और इसको बोलते हैं पेस सेटर। ठीक है, पेस मेकर जो आपकी जनरेट करेगी वो एसए नोड होगी और जो पल्स को सेट करेगी वो आपकी एवी नोड होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपको याद रखनी है, मींस आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर होता है वो आपका 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 180, 20 और 80 के बीच में नॉर्मल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं आप, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है अगला टॉपिक देखते हैं, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ में आपको कुछ नहीं याद रखना है। लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ एक तरह से फ्लूइड ही है जो आपको लाइट येलो कलर का फ्लूइड है और ये कंपोजिशन में हेल्प करता है ब्लड प्लाज्मा की। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो लिम्फ ही होते हैं। तो जो कॉर्पसल्स होते हैं लिम्फ के अंदर तो उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और जनरली जो है ये लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स में दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में आपका लिम्फोसाइट्स का हाथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितनी भी हीलिंग होती है वुंड्स की वो आपके कौन करता है, वो आपके लिम्फ ही करता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका किडनीज़ होती है, किडनीज़, स्किन होती है, लीवर होता है और लंग्स होता है। किडनीज़ आपको पता ही है कि किडनीज़ क्या करती है, आपका जितना ही वेस्ट मटेरियल होती है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें आपको किडनी की जब बात करेंगे तो जो आपकी आउटर कवरिंग होती है वो आपकी कॉर्टेक्स होती है और जो इनर अंदर जो पोर्शन होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं, मेड्यूला। तो मेड्यूला के अंदर जो है आपके छोटे छोटे स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस चीज़ के, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो है यूनिट है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। काफ़ी सारी नेफ्रॉन्स होती है। इसी के अंदर जो है नेफ्रॉन्स के अंदर एक स्पेशल तरह का बोमन्स कैप्सूल होता है। बोमन्स कैप्सूल में जितना भी आपका जो मटेरियल है वो जाता है और वहाँ पे फ़िल्टर होता है और उसके अंदर जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक इस तरह से ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से जो है ब्लड को फ़िल्टर करती है और वापस जो है बॉडी में भेजती है और जो वेस्ट मटेरियल होती है वो आपका आर्ट्रियोल्स की मदद से बाहर करती है। तो ग्लोमेरुलस में दो तरह की आर्टेरियोल होती है, एक होती है एफरेंट और एक होती है इफरेंट। एफरेंट आर्टेरियोल का मतलब क्या है, ठीक है, कि वो जो है ब्लड को कैरी करेगी ग्लोमेरुलस तक।
ठीक है। और इफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब क्या है कि वो ब्लड को कैरी करेगी ग्लोमेरुलस से बाहर, ठीक है, ग्लोमेरुलस से बाहर, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही होती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो स्किन और जो है आपका लीवर होता है, स्किन, लीवर और लंग्स होते हैं। ये आपको पता ही है कि ऑयल वगैरह जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ऑयल सिक्रीट करते हैं जो, तो वो स्किन की मदद से होते हैं। और लीवर जो है आपका बाइल सिक्रेशन करता है, अमीनो एसिड सिक्रेशन करता है, अमोनिया को ब्लड में यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो आपका लीवर ही करता है वो। लंग्स जो है आपकी जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, तो वो सारा का सारा लंग्स का ही काम है। तो यहाँ पर अभी इतने ही टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, तो जितने आपको अच्छे लगे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ठीक है, नहीं लगा तो, क्योंकि मैं अभी वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो आज मैं इतना ही सही बनाता हूँ। तो फिर मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।